कुछ साल पहले एक माँ और पिता ने तय किया कि उन्हें छुट्टी पर जाने की जरूरत है। इसलिए वो एक रात के लिए शहर से बाहर निकलना चाहते थे। अपनी सबसे भरोसेमंद दाई को बुलाया। जब दाई पहुंची तो दोनों बच्चे पहले से ही बिस्तर पर सोए हुए थे। इसलिए दाई को बस बैठना था और देखना था कि बच्चों के साथ और आसपास सब कुछ ठीक हो। उसी रात को कुछ घंटों बाद दाई को बोरियत हुई और वो टीवी देखने चली गई, पर वो देख नहीं पाई क्योंकि नीचे केबल कनेक्शन नहीं लगा हुआ था। माँ पिता अपने बच्चों को टीवी पर आने वाली फालतू चीजें नहीं दिखाना चाहते थे। जब दाई ने उन्हें फोन करके पूछा कि क्या वो रूम में जाके केबल टीवी देख सकती है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल देख सकती है। लेकिन दाई की एक और गुजारिश थी। उसने पूछा कि क्या वो किसी कपड़े से बेडरूम के बाहर रखे हुए स्टैचू को ढक सकती है, क्योंकि उस स्टैचू को देखकर उसे डर लग रहा था। फोन लाइन एक पल के लिए एकदम खामोश थी और तभी लाइन पर दूसरी ओर से बात कर रहे पिता ने कहा, बच्चों को उठाओ और घर से बाहर निकल जाओ। हम लोग पुलिस को बुलाते हैं। हमारे घर में कोई स्टैचू नहीं है। फोन कॉल के 3 मिनट के अंदर ही पुलिस ने बच्चों और दाई को अपनी ही खून में डूबा हुआ पाया। वहां कोई स्टैचू नहीं मिला। मैंने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर उसे गुड़िया तोहफे में दी। उसको वो पहली नजर में ही पसंद आ गई। मुझको बोली कि बहुत सुंदर है, इसके बाल कितने मुलायम है और फ्रॉक कितनी खूबसूरत है। वो कभी भी उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती थी। दिन में वो उसे मेज पर रख देती ताकि घर की सफाई करते समय वो उसे देख सके। रात के समय वो गुड़िया बिस्तर के बगल में बैठी अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से हमें सोते देखती रहती। लेकिन मेरी पत्नी का गुड़िया के प्रति प्यार जल्द ही बदल गया। मैंने ये महसूस किया कि कोई बात मेरी पत्नी को परेशान कर रही थी। मैंने बेशक उससे पूछा कि हुआ क्या है, पर उसने मुझे पहली बार में नहीं बताया। बस बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दिन पर दिन उसने मुझसे बात करना कम सा कर दिया और वो बस अपने आप में ही रहने लगी। जब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया तो मैंने उस पर जोर डालकर कहा कि अगर उसने अब भी नहीं बताया कि क्या चल रहा है तो मैं उसे खींचकर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। वो आखिरकार टूट गई और रोते हुए बोल पड़ी। उसने फिर मुझे बताया कि वो गुड़िया थी
जिसने उसे डरा दिया था। वो बोली कि उसे लगता था कि गुड़िया उसको लगातार देखती रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो हिल रही है। ये सुनकर मुझे थोड़ी चिंता हुई और मैं गुड़िया को देखने गया। बेडरूम में छोटे मेज पर पत्थर सी बेजान पड़ी हुई थी, उसकी उन स्थिर नीली आंखों के साथ। उसे देखते ही मैंने एक राहत की सांस ली। जाहिर है वो बिल्कुल भी हिल और बेशक चल भी नहीं सकती थी। मैं जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, अपनी तिरछी आंखों से मैंने गुड़िया में एक हल्की सी हलचल देखी। पीछे मुड़कर मैंने उस गुड़िया को मेज पर से उठाया और बिल्कुल अपने चेहरे के पास लाकर सीधा उसकी आंखों में घूरने लगा। कुछ तो हिल रहा था। मैंने ध्यान लगाकर और करीब से देखने की कोशिश की। हाँ, कुछ तो हलचल थी, पक्का थी, पर आंखों में नहीं, आंखों के पीछे से। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, उसकी आंख एकदम से फट गई और उसमें से निकले 10 लपलपाते चिपचिपे रेंगने वाले कीड़े। मैंने एक झटके से पीछे हटते हुए वो गुड़िया नीचे गिरा दी। मेरी पत्नी अंदर से चिल्लाते हुए पूछने लगी कि क्या हो रहा है। मैंने वापस चिल्लाते हुए चिंता नहीं करने को कहा। मैंने गुड़िया को फिर से उठाया और एक रुमाल के साथ उन कीड़ों को साफ करने लगा। उसके अंदर मुझे और कीड़े दिखे जो उसकी खाल और ऊपर की प्लास्टिक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इतनी जल्दी? मुझे लगा कि ये और लंबा चलेगा। अब मुझे अपनी पत्नी को नई गुड़िया देनी पड़ेगी। लेकिन इस बार लड़की को गुड़िया के अंदर मार कर नहीं, जिंदा डालना होगा ताकि वो लंबे समय तक चले। इस गुड़िया को फेंकते वक्त मुझे मेरी पत्नी की वो बात याद आई कि उसे हमारी पड़ोसी की छोटी बच्ची शालिनी के सुनहरे बाल कितने पसंद है। उसकी भी तो नीली आंखें हैं ना। अरे क्या करूं यार, फिर से अमित ने मीटिंग में बुला लिया। वही सेल्स मीटिंग, पता नहीं फ्राइडे कोई सेल्स मीटिंग क्यों करते हैं। हाँ बाबा, मैं निकल गया हूँ। इस टाइम तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, तो 3 घंटे में आराम से पहुंच जाऊंगा। ऐसा लग रहा था जैसे दीपक ड्राइव करते करते अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहा था। दीपक पिछले 4 साल से मुंबई में जॉब करते हुए अपनी वाइफ के साथ रहता था। वैसे तो दीपक की वाइफ अंजलि भी एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से
प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अपने मम्मी पापा के घर पुणे शिफ्ट हो गई थी। तो 2 महीनों से दीपक हर फ्राइडे रात या फिर सैटरडे सुबह को मुंबई से पुणे निकल जाता था और फिर मंडे सुबह ही वापस लौटता था। पर उस फ्राइडे दीपक को ऑफिस में ही काफी लेट हो गया। करीब 10:30 बजे वो ऑफिस से निकला और सीधा पुणे के लिए निकल गया। उसने सोचा हाईवे पर रुककर किसी ढाबे में डिनर कर लेगा। वो जल्द से जल्द मुंबई पुणे हाईवे पहुंचना चाहता था ताकि वहां से सीधा पुणे 2-2.5 घंटे में पहुंच जाए। बस एक बार हाईवे पहुंच जाऊं, वहां से तो बस 2 घंटे लगेंगे। इस टाइम तो भीड़ भी नहीं होगी। उस रात मौसम काफी अजीब था। आसमान बादलों की वजह से लाल था और बिजली भी कड़क रही थी, पर बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। क्योंकि वो बाप बनने वाला था तो इस बात से इन दिनों उसका मूड काफी अच्छा रहता था। ऑफिस से हाईवे पहुंचने में उसे करीब 1-1.5 घंटा लगा। 12 बज चुके थे और उसकी गाड़ी अब हाईवे पर थी। हल्के से मुस्कुराकर दीपक ने गाड़ी के शीशे नीचे किए, गाड़ी का रेडियो ऑन किया और सीधा आगे की तरफ बढ़ गया। रेडियो के गाने इस मौसम के हिसाब से बिल्कुल सही थे। ठंडी हवा और गाने सुनते हुए वो करीब 90 की स्पीड में हाईवे पर ड्राइव करता हुआ जा रहा था कि तभी उसने तुरंत ब्रेक मारा। उसे ऐसे लगा जैसे कोई स्पीड ब्रेकर उसके सामने आ गया, जो उसे अंधेरी की वजह से दिखा नहीं। पर गाड़ी साइड में लगाकर उसने जब देखा तो उसकी गाड़ी के नीचे खून लगा हुआ था। उसने आगे पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मोबाइल लाइट से उसने ध्यान से देखा तो गाड़ी के निचले हिस्से में काली बिल्ली की खाल चिपकी हुई थी। वो समझ गया कि वो स्पीड ब्रेकर नहीं बल्कि एक काली बिल्ली थी जो उसकी गाड़ी के नीचे आ गई थी। बिल्ली की काली खाल, खून और उसकी सफेद सी चिपकी हुई अंत देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, पर जो होना था वो हो चुका था। तभी उसका फोन बजा, पर दीपक इस बिल्ली वाले हादसे में उलझा हुआ था तो उसने नहीं उठाया। फोन उसकी बीवी का था। फोन 4-5 बार फिर से आया। गाड़ी को मिनरल वाटर से साफ करने में बिजी दीपक ने फोन नहीं उठाया। वैसे भी हमेशा हाईवे पर पहुंचने के बाद उसकी बीवी अंजलि एक बार चेक करने के लिए फोन जरूर करती थी। गाड़ी में बैठते ही दीपक को वहीं पास में एक आदमी दिखाई दिया जो शायद कार या बस का ही वेट कर रहा था। बड़ी अजीब सी बात थी कि दीपक जब गाड़ी के बाहर था तो उसने आदमी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उस आदमी के पास एक लेदर का बैग भी था। दीपक ने गाड़ी उसके पास जाकर रोकी तो पता चला कि वो भी पुणे की बस के लिए वेट कर रहा था। वो आदमी दिखने में थोड़ा अलग था। उसकी उम्र करीब 40-45 की होगी, पर उसके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही झुर्रियां पड़ी हुई थी। वो कभी सीधे देखकर बात नहीं कर रहा था। उसकी गर्दन में गहरा सा निशान था और उसकी आवाज काफी भारी थी। उसके पास एक सफेद लाठी थी जो वो चलने के लिए यूज करता था, क्योंकि उसके बाएं पैर में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। पहले तो दीपक उसे बिठाने में थोड़ा झिझका, पर फिर इतनी रात को उसकी हालत देखकर उसे दया आ गई और उसने उस आदमी को पुणे तक लिफ्ट देने के लिए कहा। वो आदमी भी बस हल्का सा सिर झुकाकर हाँ करते हुए दीपक के साथ ही आगे वाली सीट में बैठ गया। रेडियो चल रहा था और हवा और भी ठंडी चलने लगी थी। दीपक ने सीट बेल्ट लगाते हुए गाड़ी को फिर से हाईवे पर दौड़ाना शुरू कर दिया। हाय, आई एम दीपक। और आप? भरत। तो पुणे में कौन रहता है? दोस्त। ओके। आज मौसम काफी अच्छा है ना?
हमारे लिए क्या ही मौसम। अरे नहीं नहीं, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। चिंता मत करिए, कुछ खाने को आगे ढाबा है। नहीं, रुकना नहीं, कहीं नहीं रुकना। ओ, मैं सोच रहा था कि डिनर आपको क्या जल्दी पहुंचना है क्या पुणे? सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं। दीपक की हर बात का भरत बस उल्टे या फिर अजीब से जवाब दे रहा था, जो दीपक को बहुत अजीब लगा। उसे लग रहा था कि भरत किसी चीज को लेकर परेशान है। पर एक बार फिर दीपक ने बात करने की कोशिश की। आप ज्यादा बात नहीं करते हैं भरत, है ना? गेम खेलता हूँ मैं, खेलोगे? सही है, बिल्कुल, बोलो क्या गेम है? हम दोनों एक दूसरे से 5-5 सवाल करेंगे, पर जवाब में सच नहीं, झूठ बोलना है। ये रूल है। अगर ये तोड़ा तो उसकी सजा मिलेगी। इंटरेस्टिंग, चलो खेलते हैं। पूछो। तुम्हारा नाम? करण। और आपका? राघव। कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और आप? पटना। कोई बुरी आदत है तुम्हें? कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ। और आपकी क्या बुरी आदत है? खून पीने और मांस खाने के अलावा कोई बुरी आदत नहीं। काम क्या करते हैं आप? भूत कुछ काम थोड़ी करते हैं। और तुम? मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। तो भूत जी महीने का क्या कमा लेते हैं? कुछ नहीं। और तुम? 2 करोड़। आपकी फैमिली में कौन है? एक बच्ची। और तुम्हारे परिवार में? कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। दीपक का एक जवाब सुन के जैसे भरत जोर से चिल्लाया और हंसा। उसका ये रूप देखकर दीपक को कुछ समझ में नहीं आया। ये छठा सवाल था जो सच होना चाहिए था, झूठ नहीं। अब तुझे सजा मिलेगी। हो, अरे मुझे ध्यान नहीं रहा। क्या सजा? हाँ, तेरे पर्स में जिसकी फोटो होगी वो जाएगा। यानी तेरी बीवी। ये सुनते ही दीपक का पारा जैसे एकदम चढ़ गया और वो गुस्से में बोला, अभी हो, तमीज से बात कीजिएगा भरत, वरना यहीं उतार दूंगा। और आपको कैसे पता कि मेरे पर्स में मेरी बीवी की फोटो? तेरी बीवी जाएगी, या हो सकता है चली ही गई हो। फोन उठाना चाहिए था ना। आपको कैसे पता कि मेरा फोन? क्या क्या हो रहा है ये सब? अचानक उसने देखा कि भरत का चेहरा पूरा काला और आंखें लाल हो चुकी थी। उसने रेडियो पर एक हाथ मारा और रेडियो पर से दीपक के घर की आवाज आने लगी। रेडियो पर अंजलि की मां रो रही थी। बेटा, अंजलि वो बालकनी से कूदकर उसने। अंजलि। नहीं नहीं मम्मी, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ है? क्या हुआ अंजलि को मम्मी? अंजलि और उसका होने वाला बच्चा दोनों 14वीं फ्लोर से कूदकर मर चुके थे। दीपक पूरे सदमे में जा चुका था और भरत, जिसका चेहरा पूरा काला और आंखें लाल हो चुकी थी, अब अपनी गर्दन टेढ़ी करके बस एक ही बात बोल रहा था, मारा था ना टीना, यानी उस बेचारी बिल्ली को। पर वो तो एक एक्सीडेंट, जानबूझकर थोड़ी। दीपक ने डरते हुए और रोते हुए भरत से कहा। वो गाड़ी से बाहर निकलना चाहता था पर निकल नहीं पा रहा था। हाईवे के हर हादसे की सजा होती है। और ऐसा बोलने के साथ ही अपने दोनों हाथों से, जो कि पूरे हरे और कंकाल जैसे हो चुके थे, दीपक के शरीर में हाथ डालकर एक झटके में उसका दिल बाहर निकाल लिया। दीपक का खून पूरी गाड़ी में फैल चुका था, सीट पर, शीशे पर, स्टीयरिंग पर और रेडियो पर भी।
उसकी कटी फटी सी लाश को देखते हुए भरत फिर बोला, हाईवे का कोई भी हादसा पीछा नहीं छोड़ता और अपना बदला ले ही लेता है। मुंबई में किराए का घर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है। मिनी की भी यही प्रॉब्लम थी। उसे अपना घर खाली करना था और वो अंधेरे के पास में ही एक 1 BHK ढूंढ रही थी अपने लिए। मिनी एक मॉडल थी। वो काफी दिनों से घर ढूंढ रही थी, पर अभी तक उसे कुछ नहीं मिल रहा था। कितने सारे एजेंट से बात किया, ऑनलाइन ढूंढा, मगर ढंग का घर उसे मिल नहीं से रहा। वो अब काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। एक दिन वो जब ऑडिशन देकर बाहर निकली, वो किसी ऑटो का इंतजार कर ही रही थी, तो गली में उसने देखा कि एक दीवार पर एक फिल्म का पोस्टर लगा हुआ निकलकर गिर रहा था। उसी पोस्टर के पीछे एक पुरानी सी पर्ची चिपकी हुई थी, जिस पर लिखा था, किराए पर घर चाहिए तो कॉल करें। मिनी ने उस नंबर को अपने फोन से कॉल किया। कॉल करने पर फोन पे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसने फोन काट दिया और वापस घर चली गई। तीन दिन बाद उसे एक कॉल आया। ये कॉल उसी नंबर से था जिस पर उसने 3 दिन पहले कॉल किया था। मिनी को वो कॉल देखकर थोड़ा अजीब तो लगा, मगर फिर भी उसने कॉल आंसर किया। हेलो। मैं परेश भाई, आपको घर चाहिए ना? हाँ जी, मैंने ये नंबर एक पर्ची। एक घर है मेरे पास, 1 BHK, देखने आ जाओ ठीक 1 घंटे में। जी हाँ, मैं घर देख रही हूँ, पर कैसे? फोन काट दिया। वापस कॉल करने पर फिर से वही अजीब आवाज आने लगी। कोई कॉल नहीं उठाया। तभी उस नंबर से एक SMS आया। वो उस घर का एड्रेस था। मिनी थोड़ा घबरा गई और सोचने लगी कि ऐसे आदमी के बुलाने पर जाना सेफ होगा कि नहीं। लेकिन उसने सोचा, घर ना मिलने से अच्छा है कि एक बार ये रिस्क लेकर भी देखा जाए। वो घर के लिए बहुत डेस्परेट भी थी। हिम्मत करके मिनी ऑटो में बैठकर उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ी। उस एड्रेस पर पहुंची तो उसने देखा कि वो एक इंडिपेंडेंट घर था और समंदर के बगल में ही था। वो बहुत ही सुंदर जगह थी और घर के पीछे की तरफ ही बीच और खुला समंदर। पहले तो मिनी ने सोचा कि शायद वो गलत एड्रेस पर आ गई है, लेकिन फिर वहां खड़े एक आदमी को हाथ हिलाते हुए देखकर उसे लगा कि शायद वो परेश भाई है। देखने में परेश भाई तो साधारण से 40-50 साल के आदमी थे, मगर पता नहीं क्यों मिनी को उन्हें देखकर कुछ अजीब लगा। वो लग रहे थे जैसे एक लंबी नींद से बस अभी अभी उठे हुए हो। मिनी जब गेट के पास पहुंची तो बिना कुछ कहे परेश भाई घर के अंदर चले गए। मिनी भी हिचकिचाते हुए उनके पीछे चली गई। घर को अंदर से देखकर मिनी दंग रह गई। बड़ा सा ड्राइंग रूम जिसमें छोटी सी बालकनी थी। अंदर एक बेडरूम, किचन और एक बढ़िया सा चमचमाता बाथरूम। उस घर में कुछ चीजें पहले से ही थी,
सोफा, बेड और कुछ अलमारियां। घर में एक स्टोर रूम भी था जिस पर ताला लगा हुआ था। परेश भाई, घर तो अच्छा है, लेकिन इतनी दिनों से खाली क्यों है? परेश भाई कुछ देर के लिए मिनी को बस लगातार घूरते रहे। मिनी को समझ नहीं आया कि उन्होंने सवाल सुना भी या नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो मिनी को नहीं बल्कि उसके पीछे उस स्टोर रूम के दरवाजे को देख रहे थे। परेश भाई, आप ठीक तो हैं? खाली क्यों है मतलब? मतलब इतने दिनों से खाली है, जबकि घर काफी अच्छा है। घर खाली कहाँ है? मतलब मैं हूं ना यहाँ, अब तुम भी हो। घर खाली नहीं है। ओह, अच्छा, लेकिन पानी और लाइट की तो प्रॉब्लम नहीं है ना? घर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस एक चीज याद रखना, वो स्टोर रूम मत खोलना, समझी? हरगिज़ नहीं खोलना। वहां जो सामान है मैं अगले हफ्ते शिफ्ट करवा दूंगा। स्टोर रूम क्यों नहीं खोलना? मैं समझी नहीं कुछ। चाहे कुछ भी हो जाए, वो दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। मिनी ये सुनकर थोड़ा डर गई। हालांकि वो मन में सोच रही थी कि घर ना ले, पर ये घर काफी अच्छा था और बीच के पास घर मिलना तो एक सपना जैसा ही था उसके लिए। और वैसे भी एक बार घर मिल जाए फिर तो परेश से उसको मिलना भी नहीं पड़ेगा। अगले ही दिन सारा पेपर वर्क हो गया और मिनी घर में शिफ्ट भी हो गई। वो काफी खुश थी। घर में शिफ्ट होते ही उसे एक नई सी खुशी और उम्मीद सी लगने लगी। उसे लगने लगा कि अब आगे सब कुछ ठीक होगा। अगले हफ्ते वो स्टोर रूम भी खाली हो जाएगा और जो सामान अभी बाहर पड़ा है वो भी उसमें फिट हो जाएगा। स्टोर रूम से लगा हुआ एक दरवाजा था जिससे एक छोटी सी बालकनी खुलती थी। स्टोर रूम खुलने के बाद वो उस बालकनी को भी अच्छे से सजाने वाली थी। जिस स्टोर रूम की परेश भाई बात कर रहे थे उसका दरवाजा काफी अजीब था और जब भी मिनी उसको देखती थी तो एक अजीब सी रोशनी जैसे उसके आंखों के सामने आ जाती थी। पता नहीं क्यों जब भी वो उस दरवाजे को देखती उसे खोलने का मन करता, पर फिर उसे परेश भाई की बात याद आती और वो अपने आप को फिर से रोक लेती। मिनी ने संडे रात को अपने घर में एक पार्टी रखने की सोची, अपने नए घर की खुशी में। उसने सोचा कि वो पार्टी के लिए घर को अच्छे से सजाएगी और बालकनी में भी बैठने के लिए कुर्सियां डाल देगी ताकि जो लोग स्मोकिंग करना चाहे वो बालकनी में कर सके। रूम को सजाते वक्त पता नहीं क्यों उसे आइडिया आया कि क्यों ना वो स्टोर रूम के पीछे वाली बालकनी भी यूज कर ले। उसने सोचा, बस एक ही रात की तो बात है, कल फिर से वापस बाहर लगा दूंगी और अंदर का सामान कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मिनी ने तय कर लिया कि वो पीछे वाली बालकनी भी खोल देगी, सिर्फ उस पार्टी की रात के लिए। उस स्टोर रूम का दरवाजा काफी पुराना और लोहे का था। पहले मिनी ने उसे खोलना चाहा, पर वो कुंडी जरा से भी नहीं हिली। वो थोड़ा तेल डालकर कुंडी को खोलने लगी, तो एक तेज सी पतली आवाज के साथ वो कुंडी खुलनी शुरू हो गई। कुंडी खुलते ही अंदर से कुछ आवाज सी उसे आ रही थी। मिनी स्टोर रूम के अंदर चली गई। अंदर काफी सामान पड़ा हुआ था और थोड़ी धूल भी थी। स्टोर रूम में अंधेरा था, पर एक रोशनदार होने की वजह से अंदर थोड़ी रोशनी थी। कुछ टूटी कुर्सियां, कुछ बक्से और भी काफी सामान वहां पड़ा हुआ था। अंदर आते ही मिनी को अपने कानों में थोड़ी सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई कानों में कुछ कह रहा हो। मिनी ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था।
वो थोड़ा आगे बढ़ी और उसने जो देखा वो देखकर वो जैसे खड़ी की खड़ी रह गई। दीवार पर एक फोटो लगी हुई थी जिस पर एक पुरानी फूलों की माला टंगी हुई थी और वो तस्वीर थी परेश भाई की। फोटो के नीचे लिखा था परेश दोदिया 1955 to 1995। मतलब परेश भाई की मौत 1995 में हुई थी। पहले तो वो एकदम डर गई। उसने फोटो को ध्यान से देखा। वो फोटो परेश भाई का ही था और वो अब डर के मारे कांप रही थी। वो जैसे ही कमरे के बाहर जाने लगी तभी जोर से दरवाजा बंद हो गया। अब स्टोर रूम में थोड़ा अंधेरा हो गया था, पर पता नहीं कैसे एक हल्की सी लाल रोशनी उस स्टोर रूम में फैल गई। अचानक मिनी के सामने जो हुआ उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस लाल लाइट में हल्का सा धुआं हवा में रुक गया और फिर धीरे धीरे एक शरीर का रूप लेने लगा। उसने देखा वो परेश भाई का चेहरा था, पर पूरी तरह से कटा पिटा और कागज जैसा सफेद। पूरे चेहरे पर जैसे चाकू के घाव थे। मिनी अब सिर से पैर तक पसीने में डूब चुकी थी। वो डरते हुए बोली, परेश भाई, अब तो तुम सुनती क्यों नहीं हो? तुमको मना किया था ना स्टोर रूम का दरवाजा खोलने। परेश भाई ने अपने हाथ से इशारा किया और जब मिनी ने उस तरफ देखा तो वहां 5 कंकाल रखे हुए थे। कौन है ये लोग? सॉरी, मैं चली जाऊंगी। इन बेचारों ने भी स्टोर रूम खोला था। तुम्हें दरवाजा खोलना नहीं चाहिए था। अब तुम भी हमेशा के लिए इस कमरे में कैद रहोगी। ऐसा कहते ही परेश भाई गायब हो गए। कमरे के दरवाजे खिड़कियां भी गायब हो गए। पूरा अंधेरा छा गया। मिनी चीखती चिल्लाती रही, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। बस हाथों से ढूंढती रही कि कोई दरवाजा या खिड़की मिले, मगर उसके हाथ लग रहे थे तो बस उस कमरे के दीवारें। कुछ दिनों बाद पुलिस जब मिनी के लापता होने की छानबीन करने उस घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो घर पूरा वीरान था और बाहर से ताला लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं रहा हो। ताला तोड़कर अंदर देखा तो घर में उन्हें मिनी का सभी सामान पड़ा हुआ मिला। उस स्टोर रूम का दरवाजा खुला था। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि सभी दीवारों पर खून और खरोचने के निशान थे और कमरे के बीच में पड़ा था मिनी का मुर्दा शरीर। छह दोस्त, नवीन, अंकुर, जतिन, बंसी और अंजलि न्यू ईयर मनाने के लिए बॉम्बे से अलीबाग आए थे। कल 31 हो चुका था और खूब मस्ती और पार्टी करने के बाद ये लोग 1 जनवरी को मुंबई वापस जाने वाले थे। लेकिन शाम को इतनी तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया कि जो गाड़ी वाला उनको छोड़ने और लेने आने वाला था उसने आने से मना कर दिया। क्योंकि उस दिन 1 जनवरी था
तो जिस होटल में वो लोग नया साल मनाने के लिए रुके थे वो भी पूरा फुल था और इनकी बुकिंग सिर्फ 1 जनवरी के शाम तक ही थी। अब होटल में तो रुक नहीं सकते थे और जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। मुंबई से कोई ड्राइवर यहां आने को तैयार नहीं था और यहां के सारे गाड़ी वाले मुंबई तक जाने को मना कर चुके थे। ये सारे के सारे कॉलेज के दोस्त थे और बड़े दिनों बाद न्यू ईयर पे साथ मिलने का प्लान किया था। तभी जतिन बोला, ऐसा करते हैं, अपने रेनकोट्स पहनकर हम लोग बीच के साइड से ही चलते हुए आगे चलते हैं और कोई लॉज या होटल देखने का ट्राई करते हैं। वो सब लोग बीच के कोने से चलते चलते काफी दूर निकल आए, पर अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला, बल्कि वो जगह और भी सुनसान होती चली गई। उन्हें ऐसा लगा कि वो किसी अलग ही गांव में आ गए हैं। वहां पे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से बारिश और हवाएं उन्हें आगे बढ़ने से जैसे रोक सी रही थी। वो जैसे किसी अलग ही बस्ती में आ चुके थे। तभी अचानक उन्हें एक बोर्ड पर लिखा हुआ दिखा, गर्दाली। ये उस बस्ती का नाम था जहां पर अभी वो खड़े थे। सबने अपना फोन निकालकर इस लोकेशन के बारे में या फिर गर्दाली में कोई होटल देखना चाहा, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। अचानक उन्हें अपनी दाईं तरफ एक गली में कुछ हल्की सी लाइट सी दिखी। उन्होंने सोचा कि वहां चलकर पूछना ठीक होगा कि आसपास होटल है या नहीं। उस जगह पर पहुंचते ही उन्हें जैसे एक सरप्राइज मिला। वो एक छोटा सा रिसोर्ट था और वहां पर रहने की जगह भी थी, बस वहां नेटवर्क का थोड़ा इश्यू था। पर जब दोस्त और दारू हो साथ तो फोन की क्या जरूरत थी, और वैसे भी उन्हें बस रात ही वहां काटनी थी। इसे कहते हैं किस्मत। गर्दाली में ही मिल गई जगह। भैया, यहाँ के लोग थोड़ा दूर रहते हैं। नवीन ने रिसेप्शन पर बैठे हुए उस आदमी से पूछा। उस आदमी के शर्ट पे ठाकुर नाम का टैग लगा हुआ था। वो रिसोर्ट किसी छोटी हवेली जैसा लग रहा था। एक बड़ा सा बरामदा, बीच में फवारा, एक स्विमिंग पूल और बड़ी सी कुछ मूर्तियां। ठाकुर जी, कुछ खाने का भिजवा देंगे? जतिन ने ठाकुर से पूछा। ठाकुर ने बस वो रजिस्टर साइन करते हुए, खाना 11 बजे। क्या 11 बजे? उससे पहले कुछ? दावत 11 बजे ही होती है। नहीं, दावत मतलब डिनर से पहले कुछ मिल जाता तो हम। ठाकुर बिना कुछ कहे बस उनको देखता रहा। इस पर नवीन बोला, अरे छोड़ना यार, 11 बजे कर लेंगे ना डिनर, दावत जो भी है, तब तक पार्टी करते हैं ना हम। ठाकुर ने घंटी बजाई और एक औरत ने आकर उन सबको कमरे तक पहुंचा दिया। कमरे में वैसे तो टीवी, एसी कुछ नहीं था, पर वो ठंडा बहुत था। वहां 5 बेड लगे हुए थे, जो इन लोगों के लिए काफी थे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वोडका विस्की के पैक बनाकर फिर से सब लोग पार्टी मोड में आ चुके थे। कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद अंजलि और बंसी हवेली के फोटो लेने नीचे चले गए। बाकी 4 लोग ड्रिंक्स पीने और बातें करने में लग गए। ठीक 11 बजे फोन की घंटी बजी। दावत पर आ जाइए, पूल के पास।
चलो भाई लोग, डिनर लग गया। यहाँ सर बुफे ही है शायद। बंसी और अंजलि भी वहीं होंगे। वहां पहुंचते ही उनके जैसे होश ही उड़ गए। उस जगह का नक्शा ही बदला हुआ था। बाकी जगह अंधेरा था, लेकिन यहां पूल के पास वाली खाने की जगह पूरा उजाला था और हल्का म्यूजिक भी लगा हुआ था। कुछ वेटर पूरे सूट बूट में वहां बैठे लोगों को खाना सर्व कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी की शादी है। उन्हें देख के वेटर भी हल्की मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। खाने की खुशबू ऐसी थी कि चारों के चारों प्लेट उठाकर लाइन में लग गए। लाइन में सबसे आगे रोहन था। रोहन ने जैसे ही खाने के लिए वो स्टील का ढक्कन उठाया तो उसने जो देखा उससे उसकी हालत खराब हो गई। पीछे खड़े नवीन, जतिन और अंकुर उसे संभालने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, उनका भी वो देख के वही हाल हुआ जो रोहन का हुआ था। सब के सब एक झटके से जैसे पत्थर की तरह जम गए थे। उस खाने के बर्तन में अंजलि का कटा हुआ सिर था। वहां खड़े वेटर और बाकी लोग भी अब जोर जोर से हंसने लगे और एक एक करके ढक्कन खोलने लगे। हर एक बर्तन में किसी की खोपड़ी, किसी के हाथ, किसी की उंगलियां। एक बर्तन में बंसी का सिर पड़ा हुआ था। तभी सारे वेटर और वहां बैठे लोग उन चारों की तरफ मुड़े और बोले, दावत में स्वागत है। ये बोलते ही उन सब के चेहरे और शरीर बदलने लगे। उन सब के शरीर काले पड़ गए थे और उनके मुंह से खून निकलने लगा। उनमें से काफी लोगों के शरीर गीले थे और चेहरे बिल्कुल सफेद। वो सारे के सारे किसी न किसी इंसान के शरीर का हिस्सा खा रहे थे। कोई हाथ खा रहा था तो कोई आंखें, किसी के मुंह में किसी का कलेजा था तो कोई अपने दांतों से अंते चबा रहा था। ये सब उन चारों के सामने हो रहा था और वो चार बस जमीन पे पड़े हुए थे और डर के मारे पीछे खिसकने की कोशिश कर रहे थे। सारे लोग धीरे धीरे इन चारों की तरफ बढ़ रहे थे। आगे से वेटर और बाकी बैठे हुए लोग और उनके पीछे खड़ा हुआ था ठाकुर। हमें छोड़ दो, जाने दो हमें, आप चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, बिना दावत के? हमें भी तो दावत करनी है। इसके साथ ही चारों के शरीर फर्श पर गिर के तड़पने लगे। सभी बैठे लोग अब उनके शरीर पर टूट पड़े। सभी 6 दोस्त अब उस दावत का हिस्सा बन चुके थे और रात भर वहां से बस उनकी हड्डियों के टूटने की और मांस के चबाने की आवाजें आ रही थी। कुछ दिनों बाद छानबीन करने पर पता चला कि वो रिसोर्ट वैसे तो बंद है, लेकिन 40 साल पहले गरदाले गांव के सारे मछुआरों को इस हवेली में रहने वाले एक जमींदार ने दावत पर बुलाकर जहर देकर मार डाला था। आज गरदाली गांव में कोई नहीं रहता, लेकिन हर साल के पहले दिन रात 11 बजे वहां उन मरे हुए गांव के लोगों की दावत जरूर होती है। अगर आप वहां गलती से भी पहुंच गए
तो आप भी इस दावत का हिस्सा बन जाएंगे।